डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th का यूनिट 1 कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान की थर्ड वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो पहले 2 वीडियो देखें। उनमें हमने बताया था कि संविधान क्या है, संविधान किस लिए ज़रूरी है, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो पहले वो 2 वीडियो देखें, फिर इसके बाद ये थर्ड वीडियो देखें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3रे भाग में दिए हैं। भारतीय नागरिकों को दिए गए वो अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा छीने नहीं जा सकते और जिनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करती है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे सभी भारतीय शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको सरकार छीन नहीं सकती है। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार घोषणा पत्र संविधान में सूचीबद्ध किए गए वो अधिकार हैं जिनकी रक्षा सरकार करती है। सन 1935 में अधिनियम के अनुसार आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें जोड़ा गया है। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए अपील कर सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई हमारे मौलिक अधिकार छीनता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी याचिका दे सकते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार घोषणा पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1935 में अधिनियम में बिल ऑफ राइट बनाया गया, उसमें अधिकारों को रखा गया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य हावी न हो, व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सुधार के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हमें अधिकारों के मैग्ना कार्टा की जरूरत पड़ी। सन 1935 में अधिनियम बिल ऑफ राइट आया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तो भारत के मैग्ना कार्टा अधिकार घोषणा पत्र की जरूरत पड़ी, जिससे हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और राज्य व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर हावी नहीं हो। व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी।
यदि मूल अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 32 कहाँ सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में हम अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन कानूनी अधिकार के लिए हम केवल हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं। हम मूल अधिकारों को पार्ट 3 से हटाकर दूसरी जगह लिख सकते हैं, लेकिन संविधान से मौलिक अधिकारों को नहीं निकाला जा सकता। जिस वक्त हमारा संविधान बना, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस वक्त हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 1976 में संविधान में संपत्ति के अधिकार को 19(1)(4) से निकालकर 300(a) में कानूनी अधिकार के रूप में लिया गया। कानूनी अधिकार को हम संविधान से निकाल सकते हैं। पहले ये किस में था? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 19(1)(4)(31) में, वहां से निकालकर इसको 300(a) या 300(का) में लिखा गया है। सबसे पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो पहले 19(1)(4) और 31 में लिखा था, उसको अब 300(का) में लिखा गया है। समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि रंग, कोई व्यक्ति गोरा है या काला है, किसी भी जाति से है। हमारे देश में 4 वर्ग हुए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसी भी स्थान से रहता है, दिल्ली में है या केरला में है। हमारे देश में विभिन्न धर्म है: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। किसी भी वंश से है तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि रंग, जाति, स्थान, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध है। हम किसी के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में यह लिखा है कि सरकारी सेवाओं में सभी को समान अवसर मिलेंगे। कोई व्यक्ति किसी भी रंग या जाति का हो, सरकारी सेवाओं में उनको समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत के बारे में कहा गया है। मतलब किसी भी जाति से कोई भी व्यक्ति बिलोंग करता हो, हमारे प्राचीन समाज में शूद्रों को छुआ हुआ नहीं खाया जाता था और उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। तो 1955 में अस्पृश्यता निवारक कानून भी बनाया गया है और अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत के अंत के लिए अधिकार दिया गया।
अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो उपाधि अपने नाम के आगे लगा लेते हैं उसका अंत किया गया है। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब अपनी पर्सनैलिटी के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अनुसार वाक, संघ, सभा, भ्रमण, उपजीविका, निवास का अधिकार है। वाक मतलब हम अपनी बात को किसी भी सभा में कह सकते हैं, हम संघ या सभा में भाषण दे सकते हैं, हम भारत के किसी भी भाग में घूम सकते हैं, हम भारत के किसी भी भाग में रह सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं, अपनी उपजीविका अर्जित कर सकते हैं या व्यवसाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि यदि मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया है तो मैं उसके विरुद्ध कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सन 2002 में 86वां संशोधन किया गया। राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सभी सरकारी स्कूलों में दी जाएगी। 2009 में राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण और निवारक नजरबंदी का अधिकार दिया गया है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के लिए ये अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है तो अदालत उसको यह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाए। मतलब पुलिस अपनी मनमानी करके किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद नहीं कर सकती। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बंद करती है तो अदालत ये कहती है कि उसको अदालत में पेश किया जाए। तो ये सब क्या है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार है। तीसरा अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 ये कहता है, इसके तहत मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। आप किसी भी व्यक्ति से जबरन मजदूरी नहीं करा सकते। मनुष्य को एक देश से दूसरे देश में बेचने का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके विरुद्ध बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भेज नहीं सकता। कारखानों में जबरन कार्य करने के लिए कारखाने में मालिक मजदूरों से जबरन कार्य नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर अदालत में कार्रवाई की जा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है।
हम भारत के लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 28 के तहत राजकीय संस्था में, सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। मतलब किसी सरकारी संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत अल्पसंख्यकों, जिनकी संख्या कम है, जैसे बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या कम है, उनकी भाषा और संस्कृति का विकास किया गया है। जीवन के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके लिए 5 प्रकार की रिट है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है, तो न्यायालय उसको आदेश देता है, न्यायालय पुलिस को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब ये है कि पुलिस अपनी मनमानी करके किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसको कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी होता है। परमादेश। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। न्यायालय को लगता है कि कोई अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, तो न्यायालय उसको आदेश दे सकती है। मतलब मान लीजिए पुलिस कर्मचारी या ट्रैफिक कर्मचारी अपने ड्यूटी का ठीक से पालन नहीं कर रहा, तो कोर्ट उसको आदेश देती है कि आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मामले की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी कर सकती हैं। मतलब कोई निचली अदालत जिला न्यायालय है, उसने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके किसी फैसले के बारे में सुनाया है, तो ऊपर की अदालतें उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती हैं। अधिकार प्रक्षा। जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, मतलब 60 साल में कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति 60 साल के बाद भी उस पद पर बना हुआ है और कार्य कर रहा है, तो न्यायालय उसको आदेश दे सकती है कि आप उस पद पर नहीं बने रह सकते। उत्प्रेक्षण रिट। उत्प्रेक्षण रिट के तहत जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके सामने विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर
ऊपर की अदालत या अधिकारी को स्थानांतरित कर सकती है। तो 5 रिट के द्वारा अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इससे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया है। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वे हैं जो कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी हैं। नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखे गए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, हम अपील नहीं कर सकते। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हमको दिए जाए। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। यदि हमारी स्वतंत्रता का अधिकार छीना जाता है तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपील कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी है, लेकिन मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं, ये पूरे समाज के विषय में सोचते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो हम इनको कुछ एंगल तक नकारात्मक कह सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार देते हैं। नीति निर्देशक तत्व को निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार राज्य ले सकता है। नीति निर्देशक तत्व प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार प्रतिबंधित है, कुछ सीमा तक प्रतिबंधित है। तो आपका ये 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को सिद्ध करना है। नीति निर्देशक तत्व लोगों के कल्याण और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए जरूरी है। ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योगों, अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जाति, कल्याणकारी जातियों के लिए जरूरी है। मानव अधिकार। मानव अधिकार वे अधिकार हैं कि हमने इस धरती पर मानव के रूप में जन्म लिया है, तो ये अधिकार हमें मिलने चाहिए। मतलब मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए हमें जो अधिकार मिलने चाहिए वो सब मानव अधिकार में आते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष HL दत्तू हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मानव अधिकार माता पिता बच्चों के कल्याण के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा में सुनिश्चित करना, मूलभूत आवश्यकता जैसे पेयजल, भोजन, कमजोर वर्ग के खिलाफ किए जाने वाले अत्याचारों का निवारण, किसी भी जेल का ये दौरा कर सकते हैं, जेल में बंद कैदियों का निरीक्षण और उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। मानव अधिकार का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए ये जो हमें अधिकार मिले हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधाएं, अनिवार्य शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब हमें मिलनी चाहिए। ये सब मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, कमजोर वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स कमीशन उसके ऊपर कार्य कर सकता है। वो जेल में रह रहे कैदियों के सुधार के लिए भी कार्य कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। Thank you very much.